तो गंगा सवेरा देख रहे हैं आप और अब रुक कर लेते हैं कुछ खबरों का। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। और ड्यूटी पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी की मौत की खबर आ रही है। बेकाबू ट्रक ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी को रौंद डाला है। मोदीनगर इलाके में तैनात था अमित कुमार। इस हादसे के बाद पुलिस विभाग में शोक की लहर। पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया। बेकाबू ट्रक ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी को रौंदा है। ड्यूटी पर तैनात था और इसके बाद शोक की लहर परिवार में भी और पुलिस डिपार्टमेंट में भी। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां गिरधारी एनकाउंटर मामले में पुलिस कर्मियों को नोटिस भेजा गया। कमिश्नर डीके ठाकुर, डीसीपी पूर्वी संजीव सुमन, एसीपी विभूति खंड प्रवीण मलिक और इंस्पेक्टर विभूति खंड चंद्रशेखर सिंह को नोटिस जारी किया गया है। जिला न्यायाधीश ने परिवाद की सुनवाई के दौरान ये नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 19 फरवरी की शाम 4:30 बजे का समय तय किया है। कोर्ट ने सभी को अदालत में हाजिर होकर शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है। पुलिस कमिश्नर को अदालत में हाजिर होने से छूट दी गई है। तो नोटिस जारी किया गया है गिरधारी एनकाउंटर मामले में। अगली खबर लखनऊ से है। उत्तर रेलवे के सवारी डिब्बा कारखाना में भीषण आग लग गई। सवारी डिब्बा कारखाना में पुराने कबाड़ में ये भीषण आग लगी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी और आलमबाग इंस्पेक्टर मौके पर है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग को बुझाने में जुटी है। आप तस्वीर देख लीजिए। थाना आलमबाग इलाके का सारा मामला। धू धू करके जलता ये कारखाना और इसको बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां मौके पर और प्रयासरत। लखनऊ से खबर। तो अब कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं फटाफट अंदाज में पूर्वांचल की। चलिए शुरू करते हैं। धर्मनगरी काशी और बांग्लादेश के बीच व्यापार और जल परिवहन बहुत जल्दी सुगम होता दिख रहा है। जल्दी लोग काशी से बांग्लादेश तक क्रूज से यात्रा कर सकेंगे और इस सिलसिले में दोनों देशों के अधिकारियों के बीच बातचीत भी होगी। जौनपुर में फौजी की दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में शख्स अपने आप को फौजी बताकर लोगों के बीच दहशत फैला रहा है। आरोप है कि खुद को फौजी बताकर शख्स जमीन भी कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। भदोही में कई अधिकारी और कर्मचारी तमाम निर्देशों के बाद भी समय से अपने कार्यालय नहीं पहुंच रहे हैं। कर्मचारियों के समय पर नहीं पहुंचने से फरियादियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एसडीएम के निरीक्षण में 18 अधिकारी और कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेजी। गाजीपुर में महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई। विवाहिता के मायके वालों ने पति के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। पति पर मारपीट करने और पत्नी की हत्या करने का आरोप है। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के कोरोना वार्ड में आउटसोर्सिंग से भर्ती किए गए संविदा कर्मियों का पिछले 3 दिनों से धरना चल रहा है। कर्मचारियों की मांग है कि उनका मानदेय भुगतान के साथ उनकी बहाली भी की जाए। आजमगढ़ से कांग्रेस के पूर्व लोकसभा पद के प्रत्याशी पंकज मोहन सोनकर ने कहा कि राम मंदिर में चंदा देने के नाम पर कांग्रेस उपाध्यक्ष पद से उन्हें हटाया गया। उन्होंने कांग्रेस पर धर्म के नाम पर राजनीति का भी आरोप लगाया है। मऊ में युवक से 45,000 रुपए की छिनैती का मामला सामने आया है। बैंक से पैसे लेकर निकला था युवक। रास्ता पूछने के बहाने पैसे छीनकर फरार हो गए दोनों चपटमार। बस्ती जिला अस्पताल में फर्जी चिकित्सक बनकर दवा लिखना एक शख्स को भारी पड़ गया। एक मरीज के परिजनों ने फर्जी डॉक्टर को पकड़कर कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। गोंडा में युवक की दबंगई का मामला सामने आया। यहां पर युवक स्कूल में घुसकर शिक्षकों के साथ बदतमीजी कर रहा था। साथ ही युवक प्रिंसिपल और बाकी कर्मचारियों के साथ मारपीट और गाली गलौज भी कर रहा है। चंदौली में एक सिरफिरे आशिक ने अपने आप को गोली मार ली। प्रेमी प्रेमिका के घर पहुंचकर उसे अपने साथ ले जाने की जिद करने लगा। परिजनों के डायल 112 पर सूचना देने के बाद युवक ने हवाई फायर के बाद आत्महत्या कर ली। तो आपने देखी पूर्वांचल क्षेत्र की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। आइए आगे बढ़ते हैं, आपको कुछ और खबरों से रूबरू कराते हैं। बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी। आज विधानसभा में हाल के दिनों में जिन गणमान्य लोगों का निधन हुआ है या फिर एमएलसी या एमएलए का निधन हुआ है, उस पर सदन में नेता अपनी ओर से शोक संवेदना प्रकट करेंगे। दूसरे दिन आज भी विपक्ष सरकार को घेरने के लिए प्रदर्शन कर सकता है।
सदन के भीतर प्रश्नकाल के दौरान उन्नाव मामले को लेकर भी हंगामा हो सकता है और इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं। आज दूसरा दिन बजट सत्र का। कल जो हुआ उसकी तस्वीरें आप देख लीजिए। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने प्ले कार्ड लेकर, बैनर्स लेकर कैसे प्रदर्शन किया वेल में आकर, वो आप देख लीजिए। और आज क्या हो सकता है, आइए इस पर चर्चा करते हैं और ज्यादा मालूमात हासिल करते हैं। शैलेश अरोड़ा हमारे सहयोगी इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। शैलेश, कल राज्यपाल महोदया का अभिभाषण हुआ, उसके पहले भी हंगामा, उसके बाद भी हंगामा, ये सब हमने देखा। आज क्या होगा, कौन कौन से दलों की क्या योजना है, ये सब कुछ हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। बिल्कुल राजेंद्र, निश्चित रूप से सत्र का पहला दिन जो था वो पूरी तरह से हंगामे की भेंट नजर आया। चाहे राज्यपाल के अभिभाषण के पहले की बात हो, जैसा आपने कहा, या अभिभाषण के दौरान जब बायकॉट कर दिया विपक्षी दलों ने उस अभिभाषण का। आज की अगर बात करते हैं तो देखिए, सबसे जो शुरुआत होगी सत्र की, उसमें सबसे पहले निधन की जो सूचनाएं हैं वो पढ़ी जाएंगी। चाहे वो उत्तर प्रदेश के कोई जनप्रतिनिधि हो, उनके निधन की बात हो, या फिर अगर बात की जाए तो पूरे देश में जो राष्ट्रीय स्तर के नेता, उनका जब निधन होता है तो उसकी सूचना भी पढ़ी जाती है। इसके साथ ही देखिए, इस समय कोरोना काल रहा, कई लोग हैं, उससे जुड़ी सूचनाएं हो सकती हैं। तो इस तरह से निधन की सूचनाएं होंगी, श्रद्धांजलि दी जाएगी और इसके बाद जो है प्रश्नकाल होगा। हालांकि आज दूसरा दिन जो है ये भी पूरे दिन नहीं चलेगा, सदन जो है वो आधे ही नहीं रहेगा और इसमें जो प्रश्नकाल होगा उस दौरान हंगामा माना जा रहा है जरूर होगा, क्योंकि लगातार जो विपक्षी दल है, आज का जो मुद्दा हो सकता है वो देखिए उन्नाव की घटना जो है उसको विपक्षी दल मुद्दा बना सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो बढ़ती महंगाई है, पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर कल भी विपक्ष ने काफ़ी हंगामा किया था और आज भी वो एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि देश में ऐसा पहली बार है जब 100 रुपए के पार पेट्रोल की कीमतें जा चुकी हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं तो किसान आंदोलन जो है इस समय लगातार देखिए हर विपक्षी दल जो है वो किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने का काम कर रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो किसान है वो इस समय प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं पिछले कई महीनों से। और ऐसे में विपक्षी दल जो है कहीं ना कहीं उनके साथ खड़े होकर ये जताना भी चाहते हैं कि हम किसानों के साथ हैं, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक है। आगे जब बात करें पंचायत चुनाव की तो उस समय में भी देखें तो ये किसान जो है इनकी अहम भूमिका रहेगी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के हैं और एक बड़ा वोट बैंक के रूप में वो नजर आते हैं। तो किसानों का मुद्दा ये मानकर चलिए राजेंद्र के लगातार उठाया जाता रहेगा। इसके बाद कानून व्यवस्था जो है, कोई भी सत्र हो, कभी भी विपक्ष हंगामा करे तो उसमें कानून व्यवस्था का मुद्दा हमेशा ही उठाया जाता है। और बिल्कुल शैलेश, तो ये माना जा सकता है कि विधानसभा का जो आज बजट सत्र का दूसरा दिन है वो आज भी हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि एक बार फिर विपक्ष हंगामा करे। बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और अब बात वृंदावन भक्ति कुंभ की। 56 एकड़ में फैले कुंभ क्षेत्र में हर तरफ आध्यात्म का अलग रंग दिख रहा है। धर्म ध्वजा की स्थापना के बाद धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। एक तरफ जहां देश भर के कथावाचकों की कथा शुरू हो गई है, तो वहीं श्रद्धालुओं की सेवा के लिए अन्न क्षेत्र का काम जारी है। बड़ी संख्या में कुंभ में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। तो वृंदावन पर कुंभ का रंग चढ़ा है। धर्म ध्वजा की स्थापना के बाद धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं। देश के कई कथावाचकों ने अपनी कथा शुरू कर दी है। सेवा के लिए अन्न क्षेत्र में काम जारी है। 56 एकड़ में फैला है वृंदावन का यह कुंभ। और क्या कुछ रंग आज देखने को मिल सकते हैं, उसके लिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अवधेश मिश्रा ब्रज की भूमि पर हैं। वृंदावन में जो कुंभ चल रहा है, अवधेश, धर्म ध्वजा के बाद अब धार्मिक अनुष्ठान जारी हैं, अलग अलग रंग दिखाए आपने, आज क्या कुछ खास है? बिल्कुल कौशल, धार्मिक अनुष्ठान का मतलब केवल ये नहीं है कि मंत्र जाप हो रहे हैं, कथाएं हो रही हैं, पूजा पाठ हो रहा है जी। धार्मिक अनुष्ठान में सामाजिक जो भाव है कुंभ का, जो कुंभ का समाजवाद है, वो बड़े अद्भुत तरीके से दिखता है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। देखिए, एक तरफ ये यहाँ पर निःशुल्क औषधालय की स्थापना हो गई। मतलब जो भी लोग कुंभ क्षेत्र में आए हैं, कुंभ नहीं भी आए हैं, वृंदावन के भी हैं, अगर उनको किसी भी तरीके की स्वास्थ्य की दिक्कत होती है तो 16 फरवरी से 25 मार्च, मतलब जो कुंभ की मियाद है, वो इस पंडाल में, ये भी एक संत का पंडाल है, यहाँ पर आकर अपना मुफ्त में डॉक्टर को दिखा भी सकते हैं और उनको मुफ्त में दवाएं भी दी जाएंगी। दूसरी तस्वीर एक और भी है। स्वास्थ्य की चिंता नहीं कर रहे हैं साधु संत अखाड़े, सेहत की भी चिंता कर रहे हैं। देखिए कि ये फाउंडेशन है, माधवास फाउंडेशन है, और इसके अलावा जितने भी अन्य अखाड़े हैं तो फाउंडेशन भी काम कर रहे हैं, अखाड़े भी काम कर रहे हैं। और माधवास फाउंडेशन का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये एक वो समूह है जो रॉक बैंड है, लेकिन धीरे धीरे ये इतना बड़ा, और रॉक बैंड भी है भक्ति गीतों का,
तो ये दूसरी तस्वीर है बगल में हमारे कि यहाँ पर अभी 9-10 बजे के बाद पूरे दिन यहाँ पर भोजन प्रसाद लोगों को बांटा जाएगा। तो ये तस्वीर हो गई समाज सेवा की। और अगर हम बात करें आध्यात्मिक चीज़ों की, जो देश के जितने भी बड़े कथाकार हैं लगभग सभी की कथाएं यहाँ पर कुंभ क्षेत्र में शुरू हो गई हैं। धूनी की जो तपस्या होती है वो भी हम तस्वीरें विस्तार से दर्शकों को दिखाएंगे, उसका इतिहास हम बताएंगे। तो वो तपस्या भी यहाँ पर शुरू हो गई है। और इसके साथ ही साथ 3 अनियों के साथ ही साथ उसके अंतर्गत आने वाले 18 जो अखाड़े हैं उनका भी अपना अपना धार्मिक क्रियाकलाप शुरू हो गया है। और इस समय की बात करें तो यमुना के तट पर लोगों का स्नान होता है और फिर उसके बाद 24 घंटे भजन जहाँ पर होते हैं। ऐसे भी कई पंडाल संतों के लगे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहें कि जो 56 एकड़ में कुंभ फैला हुआ है, कदम कदम पर आध्यात्म की तस्वीरें हैं। कहीं पर वो समाज सेवा के तौर पर है, कहीं पर तपस्या के तौर पर है और कहीं पर परंपराओं के पालन के तौर पर। बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश आपका। 1-2 तस्वीरें आपने दिखाई और बताया कि कैसे सेवा भी की जा रही है। आध्यात्मिक जो अनुभव है उसको लेने के अलावा लोग जो दूसरी चीज़ें उपलब्ध कराई गई हैं उनके लिए उसका भी लाभ ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं। यूपी के नाम एक और कीर्तिमान, एक और रिकॉर्ड। जी हम 10 लाख लोगों का यूपी में वैक्सीनेशन पूरा हो गया है। 10 लाख लोगों को वैक्सीनेट करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को ट्वीट करके इस बात की बधाई दी है। सीएम योगी ने मुकाम का श्रेय स्वास्थ्य कर्मियों को दिया है। 10 लाख लोगों को टीका लगाया जा चुका है कोरोना का और ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है देश का। यह रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश के नाम हो गया है। और वाराणसी की बात कर लेते हैं, जहां गंगा किनारे आरती के लिए अब रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जिला प्रशासन का आदेश, नगर निगम रजिस्ट्रेशन करेगा। जिनको भी 80 घाट पर गंगा आरती करनी है तो 80 घाट पर गंगा आरती को लेकर विवाद के बाद यह फैसला लिया गया है कि आरती के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। 17 फरवरी तक हुई आरती का रिकॉर्ड लेकर रजिस्ट्रेशन होगा। एक ही संस्था या समूह एक से अधिक घाट पर आरती नहीं करेंगे, यह जिला प्रशासन का आदेश है। नीतीश पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त वाराणसी से हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। नीतीश, ये जो आदेश जिलाधिकारी का है ये क्यों है और इसके क्या मायने हैं, ये किस तरह से लागू होगा, ये हमारे दर्शकों को। राजेंद्र जी, अभी सबसे पहले जो आपने सवाल किया कि ये आदेश क्यों है, ये आदेश इसलिए है कि जिस तरह से पिछले दिनों आरती को लेकर 80 घाट पर विवाद हुआ, एक ही घाट पर कई संगठन आरती करने के लिए आपस में विवाद कर बैठे, जिसके बाद धरना प्रदर्शन हुआ और जिला प्रशासन को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। और इसके बाद जिला प्रशासन ने निर्णय लिया कि आगे किसी भी तरह का विवाद न हो, उसके मद्देनजर एक आदेश पारित किया है। और आदेश साफ तौर पर ये कहा गया है कि 31 मार्च से पहले नगर निगम सारी संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन करा ले। LIU भी इस पर नज़र रखे और प्रत्येक वर्ष कहे साल में एक बार इसको रिन्यूअल भी कराना जरूरी होगा। आपको बता दें कि अब से पहले जो घाट थे वो ग्राम सभा की संपत्ति माने जाते थे, लेकिन अब वो ग्राम सभा के बजाय नगर निगम की संपत्ति है। लिहाजा साफ तौर पर जिलाधिकारी ने कहा कि ये सरकार की संपत्ति है, इसको अपनी निजी संपत्ति ना समझे। इसके साथ ही अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। एक घाट पर एक ही संस्था आरती करे, एक संस्था 2 घाटों पर आरती नहीं करेगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि इन सारी व्यवस्थाओं पर LIU नजर रखे। नगर निगम के नोडल अधिकारी प्रत्येक घाट की व्यवस्था करिए, नोडल अधिकारी बनाए जाएं। नोडल अधिकारी इस पूरी व्यवस्था पर नजर रखें ताकि आने वाले दिनों में किसी भी तरह की अव्यवस्था उत्पन्न न हो पाए। तो जिस तरह से गंगा आरती को लेकर विवाद हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं जिला प्रशासन हरकत में आया और एक व्यवस्था शुरू कर दी गई कि रजिस्ट्रेशन जरूरी है अगर गंगा आरती करनी। बहुत शुक्रिया नीतीश आपका तमाम जानकारी के लिए और ये अहम बातें हम तक पहुंचाने के लिए। और अब आगे रुक करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत 2 दिन के निजी दौरे पर प्रयागराज में रहेंगे। अपने इस दौरे के दौरान मोहन भागवत शहर के नामचीन लोगों को संबोधित करने के अलावा माघ मेला क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद की प्रदर्शनी में भी जाएंगे। इसके अलावा मोहन भागवत संगम पर आयोजित होने वाली गंगा आरती में भी शामिल होंगे। संघ प्रमुख के दौरे को देखते हुए प्रयागराज में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। गंगा समग्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वैचारिक दृष्टि से एक गंगा को अविरलता और निर्मलता के लिए एक संगठन है, जिसके अंतर्गत संघ के कार्यकर्ताओं का और समाज से जो गंगा के लिए अपना समय देते हैं, गंगा पर जो
चर्चा करते हैं, उन ऐसे लोगों को मिला करके एक संगठन बनाया गया है और उसके द्वारा फिर 5 प्रदेश अपने जो गंगा से जुड़े हुए हैं उनमें काम होता है और देश में गंगा के बारे में जो विचार करते हैं, गंगा की शुद्धता और निर्मलता के बारे में जो चर्चा अन्य कार्यकर्ता हैं ऐसे पूरे देश के, उन लोगों को जोड़ करके एक संगठन बनाया गया है। आइए अब उन खबरों पर बात करते हैं जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज खास रहने वाली हैं और इसलिए सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की वो खबरों पर जो मॉनिटर की जाएंगी आज पूरे दिन। यूपी बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। आज विधानसभा में गणमान्य लोगों के निधन की सूचनाएं दी जाएंगी। नेता अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट करेंगे। दूसरे दिन भी हंगामा हो सकता है, इसकी संभावना प्रचंड है। इसके अलावा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का प्रयागराज दौरा है। मोहन भागवत 2 दिनों तक प्रयागराज में रहेंगे। वो गंगा आरती में भी शामिल होंगे। माघ मेला क्षेत्र में वीएचपी कैंप में लगी प्रदर्शनी में भी जाएंगे। और बस्ती महोत्सव का आज आगाज हो रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह इसका उद्घाटन करेंगे और उद्घाटन के बाद राष्ट्रीय कवि और बॉलीवुड कलाकार इसमें अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। चलिए अब आपको बता देते कि उत्तराखंड में क्या कुछ खास रहने वाला है। आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के नैनीताल दौरे का दूसरा दिन है। सीएम त्रिवेंद्र रावत 10 बजे सर्किट हाउस काठ गोदाम में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में सीएम विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। 11 बजे सीएम रावत उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय भवन का लोकार्पण भी करेंगे। इसके अलावा बात करें देहरादून में महाकुंभ को लेकर आज डीजीपी की अध्यक्षता में एक अहम बैठक होने वाली है। बैठक में कई राज्यों के बड़े पुलिस अधिकारी शामिल होंगे। यूपी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़ और हिमाचल के पुलिस अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। महाकुंभ की गाइडलाइंस पुलिस के लिए चुनौती बन गई है। डीजीपी के साथ आला अधिकारियों की बैठक के बाद एसओपी तय होगी।